क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पूरा कंफ्यूजन का माहौल है। ठीक है, सो एक बेसिक चीजें अगर हमको समझ में आ जाए कि बीमारी क्यों होती है, क्या होती है, उसके दौरान हमको क्या करना है, तो हमारे लिए अपने आप को मैनेज करना और अपने फैमिली मेंबर्स को मैनेज करना इजी हो जाएगा। एंड यही पूरा इंटेंशन है इस लेक्चर का और इस वेबिनार का, कि हम आपको एजुकेट करें कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये हो कि आप, आपके फैमिली मेंबर्स, अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो आप डरोगे नहीं, बल्कि बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन रहेगी, आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकोगे। आज क्या हो रहा है कि पैनिक की वजह से लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक पे लाइन अप कर रहे हैं, एंड फिर ना जो रियली डिजर्विंग है उनको ना हॉस्पिटल मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, वो अगर हम समझ ले तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। तो बेसिक जो अभी हमको मेंटेन करना है जब हम बीमार नहीं है, तो वो है कि हमको एक अच्छी सेहत रखना है। और सेहत, जब हम सेहत बोलते हैं, हेल्थ का डेफिनेशन जो है आप जानते होंगे, WHO के दौरान जो बोला गया है, हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, ओके, यानी आपके बॉडी के साथ माइंड में और आपके स्पिरिचुअली आप बैलेंस्ड हो। जब आप हर चीज का बैलेंस लाते हो, मास्क पहनना है, और मास्क जो है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पहनना है, ताकि आपका नोज का जो एरिया है वो कवर रहे, ओके, प्रॉपरली। क्योंकि जो भी वायरस है वो आपके ये दो जो नलियां होती है नोज की, उसमें से एंटर करेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सॉरी फॉरगॉट रिकॉर्डिंग। तो नंबर 1 मास्क पहनना है। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी बाहर ना निकले, अननेसेसरी क्राउड वाली जगह पे ना जाए, जहां तक हो सके जहां बहुत भीड़ हो रही है वो उस चीज को अवॉइड करे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे बॉम्बे शहर में या कहीं भी भारत में जाओ, आप ये चीज का पालन बिल्कुल नहीं करते। जैसे कुछ दिन पहले मैं अपने क्लिनिक जा रही थी और रास्ते से वापस आते हुए एक रिक्शा वाले भैया को, ऑब्वियसली रिक्शा लिया, रिक्शा वाले भैया ने बड़े प्यार से अपना मास्क हटाया और जोर से थूक दिया। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है थूकने की, क्या ये सही है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, क्या ये सही है? ऑन है, प्लीज म्यूट हो जाइए। तो यस, इट इज नॉट, ये अच्छा नहीं है, इट इज नॉट हेल्दी। ओके, इसके वजह से ना कि हम अपने साथ में जो ट्रैवल कर रहा है उसके हेल्थ के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट के लिए कठिनाई कर सकते हैं, और जो भी उस जगह से गुजरेगा उसके लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, खासकर आज के माहौल में जहां इतनी बीमारियां फैली हुई है। ठीक है, तो हमको कोई भी कहीं पे भी दिखेगा ना, लेट्स प्लेज टुडे कि हमको कोई भी थूकता हुआ नजर आया या कुछ भी ऐसी हैबिट करते हुए नजर आया, तो हम पहले जाके उनको टोकेंगे कि अंकल प्लीज, ये थूकने की जगह नहीं है, ये गलत है, फिर वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, आर वी प्लेजिंग दैट? चैट बॉक्स में यस डालिए सबके सब। यस, गुड। सो स्पिटिंग हमको अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग, वेयर योर मास्क जहां भी जाओगे, एटलीस्ट कुछ टाइम की बात है, लेट्स कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, लेट्स कोऑपरेट विद मेडिकल फैसिलिटीज। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है, क्राउड में नहीं जाना है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल यंग जनरेशन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। So यहाँ पे there are some of my patients and some are
उमंग फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, एंड ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बट इनको मैंने बहुत बार इनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, एंड ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू शेयर, उनके साथ बात करना, उनके साथ नॉलेज शेयर करना हमेशा से बहुत प्लेजर रहा है. आज उनके आई थिंक स्वेटलाना, इवन देयर पेरेंट्स आर प्रेजेंट विद देम. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? They are students of Matoshri Vidyalaya. I believe their parents also are sitting and being present with them. Great. So I'll just in between talk in English because there are some of my No problem. patients who are may not understand Hindi. So in between, I'll talk in English. Yes, and yes, you can. Basically, it will be covering both the things so that nobody feels left out. Okay. Perfect, so for my perfect. friends and family who are here and some of my patients who are here, let me tell you, we have Matoshri ki students with us, 9th, 10th students. And although they belong to a very small community in Mumbai, but they are very bright. And Umang Foundation Trust has been working day in and out with these kids for educating them, empowering them. So, and I'm very happy to be a part of Umang Foundation Trust for this thing. So going ahead, coming back to the topic, and I'm very proud that many of them has put yes, that they are going to stop people from spitting. I hope they become the torch bearer of what we are promoting in future. Okay, torch bearer of health. तो नंबर 1 हमको ये करना है कि थूकना नहीं है. नंबर 2 मास्क पहनना है. नंबर 3 अपने आसपास में हाइजीन, हेल्थ मेंटेन रखना है, साफ सफाई मेंटेन रखना है. नंबर 4 हमको जो करना है वो इंपॉर्टेंट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. ठीक है. अब आते हैं असली मुद्दे पे कि आज के इसमें जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, ओके, इज बहुत सारे लोगों को फीवर, ये सिम्टम आता है, और जैसे ही फीवर आता है, ओके, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बुखार आ गई तो क्या होता है, एनीबॉडी कैन जस्ट raise your hand and say what do you feel when you have fever, or put in the chat box. So the main feeling that comes up in our mind is, oh my god, बुखार आ गया, right? अब क्या होगा, और सब डर के मारे परेशान हो जाते हैं, जैसे कि कोई भूत देख लिया. ठीक है. हमको क्लिनिक में फोन आता है, अरे मेरे बेटे को 101 बुखार है, 102 बुखार है, और एक अलग तरह का पैनिक और डर का माहौल भर जाता है जैसे ही हम ये सुनते हैं कि हमको बुखार आया है या हमारे किसी करीबी को बुखार आया है. ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डर से इंसान मरता है या बुखार से मरता है, ये क्या एग्जैक्टली होता है जब बुखार आता है. ठीक है. तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि बुखार क्या है. ठीक है. जैसे मान लो आप कहीं अननोन जगह पे चले जाते हो. ठीक है. जहां आपने, जिस जगह का नाम आपने सुना नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, तो ऑब्वियस है दैट जब हम उस अननोन जगह में जाए हम डर जाएंगे, राइट? वी विल बी स्कैर्ड इफ यू आर इनटू एन अननोन प्लेस. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी गेट टू एंटर अ नोन टेरिटरी. हमको उस जगह पे जाना है जहां पे हमको मालूमात हो कि वो चीज क्या है, तो ऑटोमेटिकली डर चला जाएगा. राइट और रॉन्ग? अगर आपको मालूम है क्या होने वाला है तो आपको डर लगेगा. जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स यस और नो, तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे सोए नहीं, जागिए. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीवर यानी बुखार क्या होता है. ठीक है. क्या ये अच्छा होता है, क्या ये बुरा होता है? क्या होता है ये बुखार? आपको क्या लगता है क्या होता है बुखार? अच्छा होता है या बुरा होता है? चैट बॉक्स में डालिए सब लोग. आपको क्या लगता है, बुखार अच्छा है आना या खराब है? बैड. ओके. ठीक है. तो अब हम ये मिथ तोड़ते हैं. पहले समझो कि बुखार क्या है. ठीक है. जब भी हमारी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजरती है, फिर वो फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, ओके, whenever our body, okay, comes across any kind of stress, ओके, उसका पहला मैकेनिज्म होता है कि वो उसको बचाने की कोशिश करता है. द फर्स्ट थिंग योर बॉडी ट्राइज टू डू इज टू प्रोटेक्ट यू. ठीक है. उसी तरह से जब भी
आपकी बॉडी किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है तो सबसे पहला काम करती है उसको फाइट करने का. ओके, सो दिस फाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वे दैट योर बॉडी इज प्रोटेक्टिंग यू. ओके, आपकी सुरक्षा के लिए बॉडी तैयार हो जाता है और जब ये तैयारी चलती है तब आपका जो बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी का तापमान होता है. ओके, व्हेन योर बॉडी इज फाइटिंग एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, योर बॉडी टेम्परेचर गेट्स एलिवेटेड. ओके, so fever is a condition where your body temperature is elevated. ओके, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरथर्मिया बोलते हैं या पायरेक्सिया बोलते हैं. ओके, एंड इसका मतलब ये होता है कि योर बॉडी इज वर्किंग टू कीप यू हेल्दी फ्रॉम एनी इन्फेक्शन. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. जब 99 के ऊपर चला जाता है टेम्परेचर उसको हम फीवर कहते हैं. और ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूं ये हर मेडिकल टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा. दैट योर बॉडी is working to keep you healthy from any kind of infection or an external stress. Now, अब जब मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन रखा है क्या आप मुझे बता सकते हो कि फीवर आना अच्छा है या बुरा है? Is fever coming good or bad? Type in the text box. फटाफट. It's good. अच्छा है, right? Good. Or come on, type fast. So when your body is elevating the temperature, it is actually your body trying to fight an infection. It is your body fighting any external stress. Okay, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी लड़ने की ताकत रखती है. तो ऑब्वियसली अगर आपका फीवर बढ़ता है, सॉरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और आपका फीवर आता है तो वो अच्छी बात है. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो अगर हम ये मेडिकल टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन समझे तो हमको ये समझना चाहिए कि फीवर इज आवर फ्रेंड एंड नॉट एन एनिमी. फीवर अपना क्या है? व्हाट इज फीवर फॉर अस? चैट बॉक्स में टाइप करो, इज इट अ फ्रेंड और एनिमी? एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. अच्छा, फिर क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा दिया. ओके, जैसे देखा कि भैया वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, योर बॉडी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ वायरस एंड अ बैक्टीरिया, राइट? सो द फर्स्ट थिंग द बॉडी इज डूइंग इज एलिवेटिंग द टेम्परेचर. बट व्हाई टू एलिवेट द टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाना क्यों है? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है बॉडी का ताकि बहुत सारे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है. आपको मालूम है इम्यूनिटी सुना होगा आप सबने. एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड व्हाट इम्यूनिटी इज, राइट? इट इज योर ओन बॉडी सोल्जर्स दैट आर फाइटिंग. ओके, सो मान लो इट इज लाइक अ टेररिस्ट अटैक इन योर कंट्री, तो क्या होगा? तो आपके सोल्जर्स रेडी हो जाएंगे. तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है हमारी बॉडी एक सब्सटेंस रिलीज करती है, ठीक है, जो वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करती है. सो एज सून एज द बॉडी एलिवेट्स द टेम्परेचर it attacks the bacterias and viruses. Okay, and this mechanism, my dear friends, it's very very important. Okay, तो जैसे ही ये सब्सटेंस रिलीज हो गया वो ऑर्गेनिज्म के बीच में और आपके बॉडी के बीच में लड़ाई शुरू होती है. ओके, और वो सब्सटेंसेस क्या है? दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, ठीक है. एक तो होता है इंटरफेरॉन, ओके, और एक होता है WBC. ओके, सो इंटरफेरॉन एंड WBC ये दो सब्सटेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इम्यूनिटी के लिए. ओके, सो इसके लिए हम अक्सर डॉक्टर्स जो है आप जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि CBC कराओ एंड उसमें हम देखते हैं कि WBC एलिवेट हो गया है. ठीक है, सो
WBC elevation is a sign that your body is fighting. तो क्या होता है, जैसे ही आपको फीवर आया, सबसे जैसे ही आपकी बॉडी कोई इन्फेक्शन या स्ट्रेस के कांटेक्ट में आई, इमीडिएटली क्या करेगा आपका बॉडी, टेम्परेचर बढ़ा देगा. टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, एंड सब्सटेंसेस रिलीज करने के बाद कौन से दो सब्सटेंस रिलीज करता है, इंटरफेरॉन एंड WBC सेल, जिसकी वजह से यू कैन फाइट द इन्फेक्शन. Okay, so the elevated body temperature of fever is actually your, what it is, what did I say, it's a friend. Okay, so you don't have to panic. आपको पैनिक नहीं होना है जब फीवर आता है, ठीक है. आपको ये समझना है फीवर के टाइम पे कि आपकी बॉडी काम पे लग गई है, ठीक है. यहां तक समझा सबको? Just put in your chat box yes 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 why डाल दो, ताकि मुझे समझे कि आपको समझ रहा है, ठीक है. तो ये जो रेज बॉडी टेम्परेचर, ये WBC क्या होता है, ठीक है. WBC सेल्स जो होते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये हमारे खून के अंदर एक सफेद, ये जो रहते हैं ये हमारे सोल्जर्स होते हैं. ओके, जैसे बॉर्डर्स पे कैसे हमारे सोल्जर्स तैनात रहते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट या जैसे कोई हुई, जैसे कोई चोर का अंदेशा है तो वो अपनी गन लेके थर 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 मारने लगते हैं, राइट, वो रेडी रहते हैं. सो सिमिलरली दीस WBC cells are very important. Okay, when your body temperature rises, this WBC cells get alert and they are ready to fight. Okay, and this is an important mechanism that protects your internal organs. Internal organs or important organs को protect करता है. And what are these things that are protecting your internal organs? Internal organs, important organs कौन कौन से होते हैं? Heart, lungs, kidneys, liver, ये हमारे important organs होते हैं. तो अगर हमको इनको बचाना है तो फीवर एलिवेशन होने देना है, ठीक है. Now it is even fair to say fever is like that fire the body creates to kill the germs. Okay, फीवर जो बुखार आता है उसमें ये जर्म्स मरते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरा फीवर, जो फीवर को लेके हमारा पैनिक है वो गलत है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी काम कर रही है. योर पैनिक फॉर फीवर इज रॉन्ग बिकॉज यू आर स्टॉपिंग योर बॉडी फ्रॉम वर्किंग. ओके, नाउ व्हाट इज दिस फीवर टेलिंग यू? ओके, फिर भी हम देखते हैं ना, अभी जैसे ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग, लॉट ऑफ पीपल आर इन हॉस्पिटल. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? ओके, whenever your body has fever, whenever your body temperature is elevated, first thing हमको ये नहीं करना है कि हम जाके कोई तो खुद से दवा खा ले. नो, ये गलत होगा. ओके, खुद से जाके आप कोई भी दवा खा लोगे तो वो गलत होगा. जैसे ही आपका बॉडी में फीवर राइज होता है तो वो इंडिकेशन होता है. फॉरगेट कोविड का टाइम, बुखार तो हमको बहुत सालों से आ रहा है, राइट. हम जब से पैदा हुए तब से बुखार आ रहा है, मतलब ये बहुत सदियों से चलते आ रहा है बुखार आना. बट इसका इंडिकेशन ये होता है कि बॉस रुक जाओ, अभी बहुत भाग लिए, बहुत परेशान हो लिए, अब आपको बैठने की जरूरत है. सो जैसे ही आपका फीवर एलिवेट होता है तो सबसे पहले आपको करना है दैट यू नीड टू स्टॉप, you need to take a rest. Okay, it is your body begging you to rest so that it can do the working. ना कि आपको जाके डायरेक्टली कोई भी अजीब सा पिल्स या कुछ भी मेडिसिन ओवर द काउंटर लेके खाना है, नहीं, ये नहीं करना है. आपको रेस्ट लेना है जैसे ही आपका फीवर चढ़ता है, ठीक है. अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इतनी सारी डेथ क्यों हो रही है. अगर फीवर अपना दोस्त है और हमारे अच्छाई के लिए काम कर रहा है तो इतनी सारी डेथ्स और इतना सारा पैनिक और डॉक्टर्स इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं, राइट. ये फॉलोइंग रीजन है. हम बुखार को एड्रेस करने के बजाय सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं. बुखार के कॉज को एड्रेस करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द कॉज वी एड्रेस द सिम्टम्स एंड वी पॉप इन अ पिल. हम कोई भी पिल पॉप कर लेते हैं, जैसे पैरासिटामोल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बिना सोचे समझे, बिना ये जानकारी की कि भैया ये बुखार किस चीज का है. ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी
4 चीजें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो बुखार कितने दिन का है, नंबर 2 आपकी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी कितनी है, हाउ मच लॉन्ग वाज द फीवर, how was your immunity, what age you are and what is the background of your illness, आपको बैकग्राउंड में क्या क्या बीमारियां हैं, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, ये सब चीजें बहुत डिफाइन करती है कि आपका बॉडी फीवर को किस तरह से डील करता है। ठीक, अब जानते हैं कि मेजर कॉज क्या क्या होते हैं फीवर के। 2 जो है बहुत कॉमन कॉज होते हैं और होते हैं जिनको कोई दवाई की कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया, ओवर एक्सपोजर टू हीट या ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड हो गया, ओके, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहे, बहुत ज्यादा ठंड में रहे और आपको बुखार आ गया, या बहुत कसरत कर लिया आपने, तो ये 2 कॉज रहता है, उसमें सिर्फ आपको रेस्ट लेना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और ये बहुत ज्यादातर इस वजह से फीवर चढ़ता है और वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं जाता है ये फीवर। ओके, फिर आते हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आएगा मलेरिया, टाइफॉइड, वायरल इन्फेक्शन में आएगा इन्फ्लुएंजा, H1N1 और अभी हमारा जो फेमस हमारी लाइफ को रोक के रखा है कोविड-19। ओके, इस तरह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से फीवर बढ़ता है। फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जो क्रॉनिक होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ओके, इसमें स्टार्टिंग में बहुत बुखार आता है, बट अगर आपने बुखार को एड्रेस सिर्फ पैरासिटामोल क्रोसिन से करते गए, दबाते गए, एंड में आपका बॉडी वो मैकेनिज्म बुखार लाने का करता ही नहीं है और आप एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, जिसको केसेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ये सारे कंडीशंस बॉडी में क्रिएट होते हैं। ओके, देयर आर सम मेडिकेशंस व्हिच कैन गिव यू फीवर। जैसे मान लो कि आप अभी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हो गया है, आप वैक्सीन लेकर आए, तो वैक्सीन के बाद आपको बुखार आएगा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट फिर आपको डॉक्टर के पास से उसके हिसाब से दवाइयों के हिसाब से करना होता है। एंड देन सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर्स वेयर द फीवर इज इंडिकेटेड। ठीक है, नाउ मेन मुद्दा अब ये तो आपने फीवर क्या होता है वो समझ लिया, कॉज क्या होता है समझ लिया, राइट? एवरीबॉडी जस्ट टाइप इन द text box yes or no whether you have understood, not understood. ठीक है, so I will move ahead. Okay, so what to do when there is fever? अब डर तो लगता ही है, वो फ्रेंड हो या फो हो, जब इतना सारा मीडिया में, इतना सारा न्यूज में आ रहा है, हम आस पड़ोस में भी फोन उठा के सुन रहे, इतने सारे बैड न्यूज सुन रहे हैं, तो डर तो लगेगा। एंड हम सब चाहते हैं कि हम अपने आस पड़ोस वालों को या हमारे अपनों को हेल्प करें जब वो फीवर में हो। तो हम करना क्या है आज की तारीख में? सबसे पहले और बहुत very important step when anybody around you has fever is number 1, do not self medicate. Very very important. Okay, allow the fever को अच्छे से बढ़ने दो, एक क्लियर पिक्चर आने दो और आपके डॉक्टर को पहचानने दो कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या मिक्स पिक्चर है। Okay, so that then he can treat it accordingly. Okay, ideally, okay, it is said you wait for 3 days for fever without medication and see how your body is reacting. But आज की तारीख में ये बहुत ideal condition है जो scientific medical books में हमको colleges में पढ़ाया जाता था, but practically and knowing आजकल का जिस तरह से variant चल रहा है, give at least a day कि वो fever अच्छे से develop हो, अच्छे से आपकी बॉडी उसको फाइट करे। ऐसे नहीं कि 99 टेम्परेचर आ गया और जाके मैंने क्रोसिन ले लिया। ओके, वो नहीं करना है। वेट फॉर इट टू बी इंडिकेटेड, यस, बट अगर आपको कन्वर्जन्स की हिस्ट्री यानी जिसको हम बोलते हैं मिर्गी आना या फिट आना, जिनको इसकी हिस्ट्री है वो और उनको मालूम है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका फीवर बढ़ता है, तो वो एक डोज ऑफ पैरासिटामोल ले सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली से और आपके आस पड़ोस के लोगों से आप दूर हो जाएं, स्पेशली अभी के टाइम में। यू हैव टू आइसोलेट एंड यू हैव टू टेक रेस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आइसोलेशन में नाउ कीपिंग इन माइंड कोविड-19, अभी
आजकल हम कोई भी बुखार, कोई भी सर्दी, कोई भी लूज मोशन, वीकनेस, बैक पेन, ये कोई भी लक्षण, कंजंक्टिवाइटिस यानी आंख लाल होना, कोई भी सिम्टम्स में हम उसको एज अ कोविड प्रोटोकॉल लेके ही ट्रीट करते हैं एज डॉक्टर्स. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो जिसको बुखार हो, उसको आप बाकी सब लोगों से अलग रखना है, उसको रेस्ट करने देना है, और कोई एक पर्सन फैमिली का उसका केयर गिविंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते वक्त ही हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि वो जब भी उस पेशेंट के करीब जा रहा है, इमीडिएटली पेशेंट को हाथ लगाने के बाद या तो ग्लव्स पहने, या अगर आप ग्लव्स नहीं पहन सकते तो पेशेंट को हाथ लगाने के बाद इमीडिएटली जाके हाथ धो ले. एंड जब भी पेशेंट के कांटेक्ट में आओ तो वेयर अ मास्क. पेशेंट जो भी खाता है उसको, और खाता है या जो भी चीजें यूज करता है उसका अलग डस्टबिन रखे. ओके, ताकि उसकी चीजें वो उसमें डिस्कार्ड करे. एट द एंड ऑफ द डे उसको प्लास्टिक को अच्छे से रैप करके सैनिटाइज करके कीप इट आउट ऑफ द हाउस. ओके, सो दैट नोबडी कम्स इन कांटेक्ट विद द कंटामिनेशन. ठीक है, ये बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है. उनका प्लेट जिसमें वो खाना खाते हैं, उनका ग्लास जिसमें वो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसको अलग रखना है. And this needs to be cleaned also separately. So the things the patient is going to use, okay, inclusive of utensils, any other food items, any other items like mask and gloves should be separately discarded in a separate dustbin. It should be knotted and kept out of the house no sooner, and it should be sanitized and then thrown out. Okay, very important. Wear a mask when you are attending the patient. Wear a gloves when you are attending the patient. If you don't have a gloves, make sure every time you touch the patient, you go and wash your hands. Okay, and let the patient rest. उसको इधर उधर घूमने मत दो. मैंने बहुत बार देखा है, लाइक मैं कुछ स्लम्स में काम करती हूँ, कुछ जगहों पे मैंने देखी हूँ कि अगर एक फीमेल खासकर अगर घर की बीमार पड़ती है, उसको भले ही 102 बुखार है, वो उठ के जाती है और खाना बनाती है. एंड फॉरगेट लोअर क्लास, हम कोई भी क्लास में देखें तो वो एक माइंडसेट हो गया कि जो फीमेल है घर की वो खाना बनाएगी. तो इवन विद 102 फीवर शी गेट्स अप एंड शी गोज, शी कुक्स, शी इज क्लीनिंग, शी इज डूइंग एवरीथिंग. ये समझ लो, अगर वो फीमेल वो सारा काम कर रही है तो वो सब जगह पे वायरस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. इफ शी इज कुकिंग, वो कुकिंग में आपका वायरस जा रहा है, तो उनको पहले आइसोलेट होने दो. 2-4 दिन अगर आपने कुछ टेस्टलेस एंड कुछ तो सिंपल सा खाना खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट हर रेस्ट. ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसको एम्पल ऑफ रेस्ट नहीं मिलेगा उसकी बॉडी और थकेगी. वैसे भी फीवर में क्या होता है, जैसे बॉडी का तापमान बढ़ता है, आपका बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है. इसके लिए हमारा बॉडी दुखता है ना, जब बुखार आती है तभी बॉडी बदल, यू गिव आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो उसमें पेशेंट को बहुत रेस्ट की जरूरत है. सो डू नॉट इग्नोर द रेस्ट एंड आइसोलेशन. एंड नाउ कोविड-19 के चलते डू नॉट इग्नोर द आइसोलेशन पार्ट. वो पेशेंट को अकेले रहने दो. एक रूम में, अगर आपका बड़ा कमरा है, अगर बड़ा घर नहीं है, छोटा घर है, तो एक ऐसा एरिया उसको डेडिकेट कर दो जहां पे वो पेशेंट रहेगा और उसके 6 फीट की दूरी पे कोई आए नहीं जाए. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी टिल दिस पॉइंट? Shall I go ahead? Just type yes. What if the toddler is sick? Yes, that's why I said if the toddler is sick, यानी आप अगर care हो, okay, तो बहुत can we mute whosoever's thing is on? Can we just mute? Okay, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, अगर टॉडलर बीमार है तो हम क्या करेंगे. सो अगर कोई छोटा बच्चा बीमार है तो अगेन, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, you have to only give one caretaker. One caretaker will take care of this person, and now this person also, ये जो caretaker है, suppose बच्चा बीमार है तो माँ केयर कर रही है, राइट? तो माँ को बच्चे के साथ रहना है एंड माँ एंड बच्चा दोनों आइसोलेट होना है.
बच्चा घूमेगा फिरेगा, टॉडलर्स है तो घूमेंगे फिरेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी एनर्जी इतनी खुद की लो हो जाती है कि दे आर जस्ट समथिंग दैट they will want you to carry. So only mother or father, whoever is comfortable being with the child, will be in connect with the child, nobody else. Okay, and उसको हमको ध्यान रखना है. Also उनको प्रॉब्लम आ सकता है जो new mothers होते हैं, like if they are sick, most of the time I have got this question, what if I'm a new mother and I cannot get away from my child and I am sick. So number one, जो breastfeeding moms होते हैं उनका through breastfeeding already they exchange the breast milk के through they already exchange the antibodies. But as far as possible, when you're breastfeeding your child, just keep the child only for that moment. जब breastfeed कर रहे हो तभी बच्चे को अपने पास रखो, and while doing that wear a mask. Okay, and वैसे भी आपका breast milk से आप बच्चे को अच्छे से antibodies वगैरह provide कर रहे हो, and you're protecting your child if you're breastfeeding. So that question goes off. Okay, I hope I answered the question. Toddlers will roam around if they have energy. Mostly I have seen that toddlers do not have that much energy to sit back and take that much connect with everybody. So this is important. First point, isolate and rest. Second, and the most important thing, you have to drink ample of water. जैसे ही फीवर चढ़ता है, okay, जैसे ही फीवर चढ़ता है, सबसे पहले बॉडी जो है डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है, और जैसे ही आप डिहाइड्रेशन मोड में चले गए, आपका किडनी शट डाउन होने लगता है. ठीक है, तो जब भी आपको बुखार आए, आपको गर्म पीना है, ठंडा एटलीस्ट थोड़ा सिप लेते रहो. ठीक है, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर समझो पानी नहीं पिया जा रहा है तो आप ORS जो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको गवर्नमेंट इसमें मिल जाएगा ORS, या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है तो सिंपल घर में 1 चम्मच नमक, सॉरी 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर अच्छे से घोल दे, और वो पानी एक चम्मच आधे घंटे से या एक घंटे से ले. उसमें चाहिए तो आप एक दो बूंद नींबू के भी डाल सकते हैं. तो उससे आपका बॉडी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये बॉडी के रिड्यूस नहीं होते हैं. ठीक है, अक्सर माना जाता है कि बुखार में फल और फूल नहीं, फ्रूट्स नहीं देना चाहिए. ओके, तो आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट आई विल सजेस्ट टेक दैट बिकॉज फ्रूट्स जो है वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, बिकॉज मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि क्यों बुखार आ रहा है. ठीक है, बुखार सुबह में बुखार आ रहा है या रात में बुखार आ रहा है. बुखार में पहले ठंडी लग के आ रही है, या पहले पसीना बहुत छूट रहा है, या बुखार जैसे उतरता है तो पसीना छूटता है. ये सारे सिम्टम्स हमको ऑब्जर्व करने. बुखार चढ़ते ही मेरी पानी की प्यास बढ़ जाती है या एकदम से कम हो जाती है. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया था फीवर के साथ. तो उस बच्चे का सिम्टम ये था कि जस्ट बुखार चढ़, उसका हमेशा बुखार जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आता था. जैसे 8 बजे, शार्प 8 बजे उसको बुखार आता था, और बुखार आने की जस्ट 1 घंटा पहले उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी. उसको जो भी दो वो खा लेता था. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने उसको एक दवा दी जो उसको हेल्प किया. ठीक है, तो जैसे आप अगर आपके कोई आसपास में होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करते हो तो बुखार के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है. नंबर 1, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है. तो जब हमको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं वो प्रिस्क्राइब करने में और इजी हो जाता है. सिमिलरली फॉरगेट होम्योपैथी, अगर आपको एलोपैथी भी लेना है तो डॉक्टर जब आपके फीवर का पैटर्न देखेगा कि अरे रोज शाम में 6 बजे आ रहा है, तो उसके दिमाग में आएगा कि कहीं ये मलेरिया तो नहीं है, या बुखार के साथ एकदम कस के ठंडी लग रही है तो ये सोच सकते हैं, और साथ में पेशाब बंद हो गई है तो वो पेशाब का रंग बदल गया तो वो यूरिन इन्फेक्शन का सोच सकता है. या जब बुखार चढ़ती है तब जोड़ों में बहुत तकलीफ होती है. तो आपके सिम्टम्स को आपको करीब से देखना है, फिर वो आपके हो या आपके जिसको आप केयर टेक कर रहे हो, यानी मम्मी है तो बच्चों के, बड़े हैं और आप किसी बुजुर्ग का ध्यान रख रहे हो तो उनका वो सिम्टम देखना बहुत जरूरी है.
क्या वजह रही है बुखार आने की। तो हर छोटी छोटी चीज, पानी की प्यास, टॉयलेट कैसा हो रहा है, पेशाब कैसी हो रही है, खाना कैसा जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक खाने का मन कर रहा है क्या। जब मैं न्यूट्रिशन के टॉपिक पे आऊंगी तब मैं इस बात पे और गौर से आपको समझाऊंगी। प्लस अभी के टाइम पे कोविड-19 में एक इम्पॉर्टेंट चीज मार्क की गई है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो आपको आपका टेम्परेचर, ऑक्सीजन, यूरिन कितना पास हो रहा है, ये 3 चीज का रिकॉर्ड रखना है। हर 2 घंटे से, हर 3 घंटे से आपका टेम्परेचर कितना है, आपका ऑक्सीजन कितना है, ये मॉनिटर करना है। अगर आपका ऑक्सीजन 95 और 95 से ऊपर है तो आपको कोई डेंजर की बात नहीं है, आपका बॉडी फाइट कर रहा है, उसको फाइट करने दो। और जो भी है आपके डॉक्टर को सिम्टम रिपोर्ट करो, वो डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको दवा देगा। ठीक है, तो ये सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। जैसे एक और मेरे पास पेशेंट था, वो मेरे को बोला कि डॉक्टर मुझे ना जब बुखार आता है ना मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल रहती है बट मेरा टेम्परेचर 100 के ऊपर रहता है। फिर एक पेशेंट मैंने परसों देखा, वो बोला कि बॉडी तो पूरी, मेरे को ना अचानक से ठंडी पड़ती है और ठंडी जो है सिर्फ मेरे पीठ में आती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और जब बुखार चढ़ता है तब सिर्फ हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, सर एकदम गर्म तपा हुआ रहता है बट हाथ और पंजे एकदम ठंडे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सिम्टम्स की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व योर सिम्टम्स right from head to toe. You have to observe your symptoms, you have to monitor your temperature, oxygen, okay, you have to monitor your urine output, you have to monitor your stools, you have to monitor every smallest aspect of your body, appetite, thirst, ओके, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, गर्म पानी पीने का मन कर रहा है, सादा पानी पीने का मन कर रहा है, थोड़ा 1-2 बूंद पीने का मन कर रहा है या बहुत ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है। ओके, तो जब ये सारे सिम्टम्स अगर एक डॉक्टर के पास आप प्रेजेंट करोगे तो उसको बहुत काम आएगा। सेकेंड और थर्ड डे ऑफ फीवर में अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन रन करनी है तो बेसिक 3 इन्वेस्टिगेशन आपको रन करना है इससे पहले कि आप पैनिक हो जाए और हॉस्पिटल चले जाए। हर खासकर अभी के टाइम पे जहां पे कोविड इतना रैम्पेंट हो गया है, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको जज करने हैं। नंबर 1 आपका सीबीसी, ओके, नंबर 2 आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन, और नंबर 3 आपका डी डाइमर। ये 3 चीज अगर आपका नॉर्मल है तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। आप जो भी आपके लोकल डॉक्टर को जाके आप अगर रिपोर्ट दोगे तो आज के टाइम में जहां डॉक्टर्स इतने बिजी है और इतना पैनिक चालू है, उनके लिए एक रिलीफ होगा। अगर आप आपके अपने आप को और आपके रिश्तेदारों को हेल्प करना चाहते हो तो अपने सिम्टम्स को अच्छे से लिखो या मॉनिटर करो, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सो दैट जब आपका डॉक्टर आपसे एग्जामिन कर रहा है या आपसे कुछ पूछ रहा है आप उसको एग्जैक्टली वो बता सके जो उसको चाहिए, एंड वो ट्रीटमेंट पे इजी हो जाता है। ओके, अगर उसको अच्छे सिम्टम्स मिले, आई एज अ मैं क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, हमारे को हर छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और जितना अच्छा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना अच्छा हम दवा देंगे और उतना फास्ट रिकवरी होगा। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके सिम्टम्स को मॉनिटर करें। ओके, इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? इसमें आप लोगों को कुछ डाउट है? maybe what we will do is at the end, Sushant, Svetlana, just mark at the end we will come to Sushant and we'll answer his query so that we don't extend too much and we don't miss out on the important point. ठीक है सुशांत, हम बाद में आपके क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। ठीक है, सो नाउ आई विल गो अहेड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे फीवर में अगर आपको इन्फेक्शन में, अभी जैसे हम सोल्जर्स जब बॉर्डर पे फाइट करते हैं, ठीक है, तो फाइटिंग के वक्त क्या होता है कि उनकी पिस्तौल यूज होती है, उनका बॉम्ब यूज होता है, उनके आदमी मरते हैं, बहुत कुछ होता है, राइट, व्हेन द फाइट इज गोइंग ऑन। सो सिमिलरली व्हेन योर बॉडी इज फाइटिंग इट लूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी रिजर्व्स, जिसमें खासकर विटामिन सी एंड जिंक डेफिशिएंसी में लोग चले जाते हैं। सो simple thing, or most of the time patients they ask me ki what should we do, what should we eat when we have fever, what should we drink when we have fever? तो simple home based food खाना है, ठीक है,
जहां तक हो सके मिथ है कि आपको फ्रूट्स नहीं देना है, ठीक है, यू कैन इजिली गिव फ्रूट्स, ओके, संतरा मौसम्बी आप दो, विटामिन सी टैबलेट से बहुत अच्छा है कि वो मौसम्बी और संतरा खाए। सो बट ये रखना ध्यान कि वो ठंडा ना हो फ्रिज का, उसको अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके, अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर बाहर रख के उनको आप संतरा दे सकते हो, केला दे सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को केला नहीं देते, बट अगर वो बच्चा डिमांड कर रहा है तो दो, क्योंकि केला जो है उसमें पोटेशियम होता है जो बॉडी को फाइट करने की कोशिश करता है। जो नॉन वेजिटेरियंस है दे कैन हैव सूप लाइक चिकन सूप या पाया सूप, ओके, उसमें बहुत एनर्जी बूस्टिंग रहता है, यू कैन हैव दैट। जो वेजिटेरियन है वो सिंपल वेजिटेरियन सूप पी लो, या दादी माँ का नुस्खा खिचड़ी, कुछ नहीं है आपके पास तो खिचड़ी, एक कप अच्छी खासी खिचड़ी जिसमें आप सारे वेजिटेबल्स डाल दो और 1 चम्मच ताजा घी डालो उसमें और वो दो, इट विल मीन अ लॉट ऑफ एनर्जी बूस्टिंग टू योर चाइल्ड and to yourself if you are sick. So these are some immune boosting fruits and vegetables, ये आपको खाना है, ये आप सिंपल होममेड खाना खाओ, बाहर का कुछ फैंसी बर्गर वर्गर मत खाओ। जब आपको बुखार आती है तो जहां तक हो सके सिंपल खाना खाओ, ताकि डाइजेशन में आपकी बॉडी को काम नहीं करना पड़े ज्यादा। हैव वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स व्हेन यू हैव फीवर, ओके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको नॉनवेज का क्रेविंग हो रहा है, तो बेस्ट इज ईदर हैव एग, ओके, और हैव चिकन सूप और मटन ब्रॉथ सूप और पाया सूप जिसको बोलते हैं, जो इजीली अवेलेबल रहता है, स्पेशली इन इंडिया वी ईट टेक लॉट ऑफ इट। जब हम छोटे थे तब हमारी नानी हम बीमार पड़ते थे तो देती थी। तो वैसे ये सब एनर्जी बूस्टिंग फूड है एंड ये रिक्वायर्ड है, तो आप ये दे सकते हो बच्चे को सेफली। दूसरा, एक बार बहुत रहता है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं मेरा बच्चा खा ही नहीं रहा है बुखार में, तो रहने दो, फोर्स मत करो, कुछ भी हो जाए, डू नॉट फोर्स ईट और डू नॉट लेट समबडी फोर्स ईट, बिकॉज भूखा रहना भी एक फाइटिंग मैकेनिज्म है बॉडी का और भूख लगना भी फाइटिंग मैकेनिज्म है। तो जिसकी बॉडी को जो सूट होता है वो उसको करने दो, बट एकदम भी उसको डाउन मत होने दो। ये अगर भूख कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, आप डॉक्टर को रिपोर्ट करो ताकि वो उस तरह से उसको मेडिसिन दे सके, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कैन आई गो टू माय नेक्स्ट पॉइंट? सो विदाउट मस्ट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही आपका टेम्परेचर आने लगता है, दवा भी शुरू करने से पहले टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग, यानी कि नॉर्मल टैप वाटर, मैंने अक्सर देखा है लोग बर्फ डालते हैं गर्मी में, नहीं वो नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल पेशेंट खुद बोल रहा है कि उसको कुछ ठंडा बॉडी को चाहिए, ठीक है। या अगर बहुत ज्यादा सनस्ट्रोक होके बच्चा आया है और एकदम से इसको 104 के ऊपर बुखार है, तो आप ठंडा पानी डालोगे, नहीं तो जहां तक हो सके नॉर्मल या लूक वार्म वाटर से स्पॉन्जिंग करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पॉन्ज yourself or the baby or whomsoever you are taking care of with warm water, okay, and not with cold water, not with ice, unless and until it's a case of heat or sunstroke, not to use cold water. जहां तक हो सके let the warm water help the person, it is very soothing. You need not add, कुछ लोग उसमें थोड़ा अल्कोहल या स्पिरिट डालते हैं, वो भी करने की जरूरत नहीं है, just plain warm water is more than sufficient for sponging, ठीक है। नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनिक मत करो, क्योंकि आप जितना पैनिक करोगे आप अपनी बॉडी को उतना स्ट्रेस में डालोगे और उतने ही आपके ऑर्गन्स यानी आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके किडनीज को आप स्ट्रेस में डालोगे। तो पैनिक होने से बजाय आपके सिम्टम्स और आपके हर चीज को अच्छे से डिटेल में नोट करके रखो, ताकि आपका डॉक्टर आपकी हेल्प कर सके। फिर आप होम्योपैथी लो, एलोपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, यूनानी लो, जो भी लो, आप आपके डॉक्टर के सलाह से लो, खुद से कुछ भी मत लो, खुद से एंटीबायोटिक्स का कोर्स मत शुरू करो। यू कैन डू मोर हार्म देन डू गुड फॉर योरसेल्फ एंड टू योर फैमिली। तो खुद से जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेकर आ गए, कफ सिरप लेकर, नहीं, आपको उसकी एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
उसके बहुत सारे डेथ जो फीवर में होते हैं वो गलत मेडिसिन के वजह से होते हैं, बहुत सारे डेथ होते हैं क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास आने से पहले, अब जैसे मैं एक वीक पहले का केस बताती हूँ जहाँ पे पेशेंट क्लिनिक पे आया था, एब्सोल्युटली नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, ना उसको टेम्परेचर था ना पल्स, और सडनली वो कोलैप्स कर गया। क्यों किया? बाद में पता चला कि उसने खुद से केमिस्ट से जाके एंटीबायोटिक्स और क्रोसिन का कोर्स खुद से किया था। अब उसको ये नहीं पता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, और उसने मेडिसिन ले लिया। भले ही डॉक्टर भी आपको वही दवा देंगे जो आप जाके खरीद लोगे या आपका नॉलेज अच्छा होगा, बट जब आप बीमार रहते हो तब आप उस स्टेट में नहीं रहते कि आप आपके डिसीजन ले सको। मीट योर फैमिली डॉक्टर एंड लेट हिम और हर डिसाइड व्हाट मेडिसिन हैज टू बी टेकन। गिव इट 2 days, 2 दिन दो बुखार को, उसको अच्छे से सेटल होने दो, उसके सिम्टम्स क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ऐसे क्लियर होने दो, और फिर जाके आप आपके डॉक्टर को कॉल करो कि मुझे बुखार आया है, मुझे मेडिसिन चाहिए। लेट द डॉक्टर डिसाइड एज टू व्हाट टू बी डन। 2 दिन के बुखार में आप जाके आपका सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, डी डाइमर ये जरूर चेक कराओ आज की तारीख में, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। तो आप आपका इन्वेस्टिगेशन अगर रिपोर्ट आप जाके डॉक्टर को बिफोर हैंड देते हो तो वो उसको हेल्प करेगा, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, डॉक्टर आपको एनी विच वेज लिख के देगा, आप उनको मिलने के बाद जाके करा सकते हो। आप या तो फोन पे बात कर लो या स्काइप पे बात कर लो, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व, डू नॉट पैनिक। पैनिक करोगे तो आप अपने आप को, डॉक्टर को और सबको मुश्किल में डाल दोगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये आपको डेली करना है, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए करना है। डू सम स्ट्रेचिंग, डू सम नाइस रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, भले ही फिर आप बैठ के थोड़ा सा स्ट्रेच ही क्यों ना कर लो। सिंपल, जरूरी नहीं है कि आपको जिम में जाके पूरा दिन बैठना है जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस जाते हैं और पूरा दिन वर्कआउट करना है, नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर में योगा करो, प्राणायाम करो, या सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो। आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, यूट्यूब पे जाओ, एप्स है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको जिस तरह का जो लेवल का एक्सरसाइज चाहिए वो सब आपको अवेलेबल है। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो डू दिस। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आई टेल माई पेशेंट, मैं अपने पेशेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताती हूँ, वो होता है कि या तो आप एक बलून लो या स्ट्रॉ लो। ठीक है, जैसे ही आपको फीवर, आपको अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं करना है, आपके लंग को स्ट्रेंथनिंग रखना है, तो टेक अ बलून, ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड 1 2 3 4 5, होल्ड एंड देन ब्लो इन द बलून। इससे आप आपके पूरा लंग एनर्जी दे रहे हो। ये आप दिन में जितनी बार कर सकोगे उतनी टाइम करो ताकि आपकी लंग एनर्जी अच्छी रहे। इट इज ऑल्सो एक मशीन भी मिलती है, अगर इफ यू आर अफोर्डिंग एंड इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय, इट इज नोन एज स्पाइरोमीटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट instrument which helps in cases of pneumonia, asthma, spirometer, okay? If not, balloon is sufficient। balloon भी नहीं है तो straw ले लो, straw ले लो और जोर से सांस अंदर लो, okay? Take a deep breath in and blow and let the bubbles come up। do it several times, this will energize your lung, okay? और जैसे ही आपको बुखार आता है, लाई डाउन इन अ प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन क्या होता है? ऐसा पोजिशन होता है, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको लेटना है। ये आपका चेस्ट का एरिया है, ये आपका लोअर बॉडी है, तो आपका चेस्ट थोड़ा सा एलिवेटेड है और लोअर बॉडी लो है, ठीक है। चेस्ट के नीचे आप थोड़े तकिए रख दो, आप थोड़ा सा अगर आपका मूवेबल पलंग है तो आप उसको थोड़ा ऊंचा उठा लो, बट आपका जो चेस्ट है वो ऊंचा होना चाहिए और रेस्ट ऑफ द बॉडी लोअर। स्टार्टिंग ऑफ द फीवर से ये करोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और ज्यादा गिरेगा नहीं। सो कीप डूइंग दिस। फीवर आते ही एक तो स्पाइरोमेट्री एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, और ये लाइंग इन द प्रोन पोजीशन इस तरह से। डू नॉट सप्रेस द फर्स्ट फीवर। 99, 98 टेम्परेचर, 99, 100 हो गया, आपने पैरासिटामोल लिया, नहीं, प्लीज ऐसे मत करना। थोड़ा फीवर डेवलप होने दो, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो विद अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड देन
टेक मेडिसिन एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर। मैं अक्सर व्हाट्सएप पे देखती हूँ ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, कोरोना का प्रोटोकॉल है, शुरू करो। प्लीज ऐसे मत करना। लास्ट ईयर कुछ कपल्स ने अपने आप से HCQ दवा लिया था, उनके दोनों किडनी फेलियर में चले गए थे। तो प्लीज इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, दैट प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। ओके बहुत सारे लोग खुद से आर्सेनिक अल्ब ले लेते हैं, खुद से कैंफर ले लेते हैं, खुद से कुछ भी होम्योपैथिक दवा लेते हैं, बोले होम्योपैथिक का तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं तो इफेक्ट नहीं हुआ तो प्लीज डू नॉट सप्रेस द फीवर। एज अ डॉक्टर मुझे मालूम है कि मैं कब तक आपको कौन सी दवा दे सकती हूँ, कब मुझे एलोपैथिक इंटरवेंशन की जरूरत है, कब मुझे आपको ऑक्सीजन देना है, कब आपको हॉस्पिटलाइज करना है, ये एज अ डॉक्टर मैं गेज कर सकती हूँ। आप या मैं या कोई और डॉक्टर कर सकता है, बट आप अकेले घर में बैठे पैनिक की स्टेट में नहीं कर सकते। तो नेवर एवर टेक एनी मेडिकेशन ऑन योर ओन, कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन डू। इवन इफ यू डिसाइड कि हाँ मैंने तो एलोपैथी शुरू की साथ में होम्योपैथी, वैसे भी कुछ नहीं है, मैं ऐसे मीठी गोली खा लेता हूँ, उसका तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी लेके मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं। आप अगर एलोपैथी भी ले रहे हो साथ में आपको होम्योपैथी लेना है, आप प्लीज आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनकी मेडिसिन के डायरेक्शन के हिसाब से आप दवाई लें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि डॉक्टर का कट होगा, ये होगा, वो होगा। आपको जहां जमता है, जैसे जमता है, आप वो जगह पे जाओ, बट प्लीज फॉलो द इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल। खासकर अभी के जो वातावरण चल रहा है उसमें भले ही आपको लगेगा कि डॉक्टर बहुत ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओके जैसे CRP और D डाइमर जिसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रेन कर रही हूँ, वो उससे ये पता चलता है कि कहीं आपका हार्ट अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, आपका किडनी अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स तो अफेक्ट नहीं हो रहे। तो ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर्स के लिए। तो जस्ट गो एज पर योर डॉक्टर्स डायरेक्टिव इवन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। Caretaker, again I'm consistently saying caretaker must wear a mask, okay। आप ऐसे मत समझना कि ये तो मेरी बेटी है, इसके सामने मैं मास्क पहन, या मेरी माँ है मैं ऐसे कैसे करूं। आप हेल्दी रहोगे तो आप आपके माँ का या आपके बेटी का ध्यान रख सकोगे। Emotions are good, we respect your emotion, but wear a mask when you are taking care of the child, because we don't want कि और एक कैजुअलिटी ऐड हो जाए, राइट। आपको हेल्दी रहना है ताकि आप आपकी मम्मी को, भाई को, बहन को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, या जिस किसी को भी आप हेल्प करना चाहते हो आप हेल्प कर सको। तो मालूम है ना, जब हम एयरक्राफ्ट में जैसे ही बैठते हैं तो जो हमारे एयर होस्टेस रहते हैं वो हमको पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सबसे पहले अपने सुरक्षा का ध्यान दीजिए। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो पहले खुद मास्क पहनो, फिर दूसरों को मास्क पहनाओ। इसका मतलब है कि पहले खुद अपनी बचाव करो, फिर आप किसी और की बचाव की बात करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर अ मास्क, सैनिटाइज योरसेल्फ, आपकी चीजों को भी सैनिटाइज करते रहो जैसे ही आप किसी को केयर टेकिंग कर रहे होगे। सो यस, विद दिस आई एंड माय टॉक एंड आई होप मैं जो भी मैसेज देना चाहती हूँ वो आपको समझ में आया है एंड यू हैव अंडरस्टूड। इफ वी हैव एनी क्वेश्चन, आई एम ओपन टू क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर यहाँ पे नहीं पूछना है, बाद में कभी पूछना है, तो दीज आर माय फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी को भी हॉस्पिटल वगैरह मिलने से पहले, इफ यू ऑल वांट टू ट्राई होम्योपैथिक मेडिसिन्स एंड इफ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, उमंग फाउंडेशन के जो बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज है, इफ एट ऑल they need any help, I'm available for free of cost for Umang Foundation and for everybody out there. तो जिनको भी join होना है वो कर सकते हैं। So let's take in the question and answer. Svetlana, can we check who had questions and we can unmute them? I think we had somebody, सुशांत करके था शायद, जिसने बोला उसको बोला था हम end में उसको लेंगे। सुशांत कोलेकर, 1 second, I'll just unmute him. Last 2 days नॉर्मल फीवर है, 15 ईयर बॉय है। नॉर्मल फीवर बोले तो उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या होता है, आप वो मुझे अगर बता दोगे तो बेटर रहेगा। एंड अगर कैन वी गेट CRP एंड D डाइमर आफ्टर मंथ ऑफ, यस आई विल रादर सजेस्ट कि अगर आपको COVID-19 होके गया है तो 21 डेज के बाद वापस आप CRP एंड D डाइमर्स कराएं।
and it is good to know. Like when my dad was affected with COVID-19, I was checking his CRP D-dimer every 2 months. Every month, in fact, I was checking. And एक बार जिसको COVID-19 होके गया है, it will be better if you can go and check your 2D echo, HRCT repeat करा सकते हो आप. Thirdly, CRP D-dimer and bleeding time and BT-CT PT. Okay, bleeding time, clotting time, prothrombin time. ये 4 टेस्ट आप कराते रहना for a period of 2-3 months, so to just make sure that you don't have any post-COVID complications. I hope I answered your question, Bhavna. Yes. Okay. Sohail, just let me know बच्चे को टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या है. अगर 100 के ऊपर फीवर टेम्परेचर नहीं गया है तो उसको, जैसे मैंने आपको जो जो डायरेक्टिव्स दिए हैं वो फिलहाल फॉलो करें. हॉट वाटर, स्पॉन्जिंग, न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो सब कंटिन्यू करें. एंड फिर भी अगर पर्सिस्टेंट फीवर रहता है तो जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनको कांटेक्ट करो. इफ यू वांट टू कंसल्ट मी, यू कैन कॉल मी आल्सो, आई एम अवेलेबल. या जो भी नियरेस्ट डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हो, आप कर लेना. ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? So we are open for question and answers. If anybody has any question, please let us know. Bhavna, I think, has a question once. What about vaccines? So it's a very dual question. So there are two groups for the vaccine. There is one group which is 101% pro-vaccine. There is a certain group which is completely anti-vaccine. So I am not really in a position right now to say what about the COVID-19 vaccine, because yes, we did have some cases which were positive post-vaccine also. There were some cases who were even hospitalized, required hospitalization post-vaccine. But right now, it's a choice that a person can make. But अगर आपको लगता है वैक्सीन लेने के बाद कोई भी आपको साइड इफेक्ट आ रहा है या कुछ भी symptoms आ रहे हैं, तो it is advisable you go and meet a doctor nearby so that he or she can help you. Homeopathy has a lot to offer for side effects of vaccination, so you can check with a homeopath, whomever you are taking treatment with. So I personally feel whether to vaccinate or not, it is your choice. Do your research before taking vaccination. Do your research. It's a choice that a person can make on its own. There's a lot of data available. Do a research, proper research, and then there are some people who have really benefited from vaccinations also. So right now it's not a thing that I will recommend or not recommend. I have left it as a choice for my whoever wants it, they can have the choice of whether vaccinating or not. But yes, if you have any side effect and if whatever choice you make, if you need any help, we are always there to help you and to guide you with it. Anybody else? Any questions? Dr. Sadav? Yes. Yeah, अगर सेकंड वैक्सीन के पहले CRP लेना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, वैक्सीन अगर आपने लिया है, अगर आपको सिम्टम है, जैसे अगर आपको बुखार वगैरह आ रहा है तो आप CRP D-dimer कराओ, नहीं तो आपको कराने की जरूरत नहीं है. नहीं, मेरे को कुछ फीवर नहीं है, पर सेकंड डोज मेरा ड्यू है ऑन 21st. So just get your second dose. No need to do any test. Just get your second dose. Second dose के बाद अगर आपको कोई symptoms आता है या आपको कुछ भी ऐसी लगता है कि दिक्कत आ रही है, you can always get in touch with me. I will help you with it. Okay? Okay. और सेकंड डोज के बाद क्या कुछ घर पे रेस्ट करना चाहिए? Yes, आइडियल है कि आप डोज लेके आने के बाद आइसोलेट करिए 2 दिन के लिए and take ample of rest, because जैसे वैक्सीनेट कर दिया जाता है वैसे अगेन आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को आपके अंदर डाला जाता है, तो ऑब्वियसली योर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू आइसोलेट आफ्टर वैक्सीन. Okay, okay. Thank you, doctor. Yes. Thank you. Any other question? Yeah, hello, doctor. Good evening. This is Prabhupada, your student. Hi, Prabhu. Tell me. Really, it was very pleasure and my respect, wholehearted respect to you, and you are really doing good. Thank you. As coming to me, there are certain literature for Asimum Santa, Ashwagandha, and Thinospora, like morning, afternoon, night. Right. Yes. So, do you need to take this mother tincture every day? No, I will suggest, Prabhu, if you want any of the medication,
unless and until indicated, should not be either given to someone nor you should self-medicate. Jaise Ayush Ministry has given a directive of taking arsenic alb 200 4 pills twice a day for 2 days and to repeat after 15 days to prevent to boost your immunity, not to prevent COVID-19 but to boost your immunity. Arsenic लेने के बाद ये नहीं होने वाला कि आपको COVID-19 नहीं होगा. There are doctors who have recommended camphor 1m also, which is also Correct. been accepted by Dr. Rajan. Yes, but ये है कि I will prefer that I take a history of a patient and then suggest कि उसको arsenic लेना है, camphor लेना है, Ocimum santum लेना है या Tinospora लेना है. उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फिजिकल मेकअप क्या है, उसका मेंटल मेकअप क्या है. जैसे कि मान लो मुझे लगता है कि कोविड-19 की वजह से अभी सब लॉस होने वाला है, सब बिगड़ रहा है, हर जगह पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, सब बुरा ही होने वाला है, सब कोलैप्स हो रहा है. So you know the remedy. Okay, if I feel too much of fear कि अब मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मेरे आसपास कोई नहीं रहेगा, मुझे अपने बबल में चुपचाप बैठे रहना है, शॉक कंडीशन में मैं बैठी हूँ, तो you know there is another remedy, right? तो Okay. so it's just not कि आप randomly, वही मैं बोलना चाहती थी कि कोई भी randomly दवा मत दो, ना ही आप prescribe करो, ना ही आप खुद पे लो, ठीक है? Because everything has an indication. Ocimum santum has an indication कि बहुत ज्यादा fever है, fever में lips turn extremely red. Okay, that's a important symptom of Ocimum santum. Okay, with other symptoms, with certain urinary symptoms, with certain, so उसके हिसाब से you will have to match and then prescribe. So do not give it on your own to anyone and random तो बिल्कुल नहीं देना है. होम्योपैथी का वो प्रिंसिपल ही नहीं है, ठीक है? Thank you so much. After a long time, I'm seeing you. Really, you're doing good. God Thank you bless so you. much. Yeah, welcome. Okay, anybody else? Any question? Shall we end the session? Yeah, let me just see. Any students आपको कुछ questions Dr. Sadav से पूछने हैं? Vivek sir ji. So what do you suggest, Svetlana? What do you do now? Yeah, I think we can end this We can end the session. session. Okay. Yes, thank you so much, Dr. Sadaf, for conducting this session. I'm sure there are many takebacks and, everybody is well informed, and all the points that you mentioned in the session, they will follow, and there is no chaos, no panic whenever if there is slightest fever, giving this current situation. And sure this session has helped in some way, and keeping the points we can follow in our own small way and contribute to, being safe, being healthy at our homes itself. Okay, that's all. Thank you so much. Yes, Thanks so much, Dr. Sadaf. Svetlana. Thank you, Umang Foundation. Umang Foundation has been working very hard to take care of a lot of people in the community, and I'm very thankful to be a part of it.